नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। एक देश एक चुनाव, बड़ा सवाल है देश के सामने, लेकिन इस बड़े सवाल की एक भूमिका है। इसका एक बड़ा सिरा मुंबई में इंडिया गठबंधन की हुई बैठक से जुड़ता है, जहां 28 दलों के 63 नेता मौजूद रहे। वो 2024 में नरेंद्र मोदी को कड़ा मुकाबला देने की बड़ी रणनीति बना रहे थे। और इसी बीच दिल्ली से देर रात एक बड़ी खबर सामने आई कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का 5 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। और इसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया कि आखिर सरकार इस विशेष सत्र में करेगी क्या। समान नागरिक संहिता, महिला आरक्षण बिल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में संशोधन, नई संसद में शिफ्टिंग, आखिर क्या करेगी सरकार। अभी यह चर्चा चल ही रही थी कि एक नया मुद्दा तेजी से सामने आया और सच बनकर सामने ठहर गया। वो था एक देश एक चुनाव। अभी रात के 6 घंटे गुजरे और सुबह हुई, तभी सरकार ने ऐलान कर दिया कि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा, जो एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर लोगों से राय लेकर इस प्लान को आगे बढ़ाएगी। अब आज की अड़ी में देश के लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं और वो सवाल मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। देखिए, मेरा सवाल यह है कि क्या देश इसके लिए तैयार है। पहला सवाल, क्या इस सत्र में यह कर पाना संभव है। क्या इसके आने से क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, जैसे कि आशंकाएं अब तक की शुरुआती प्रतिक्रियाओं में राजनीतिक दल जता रहे हैं। क्या देश इस कदम के बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ बढ़ जाएगा। डाइवर्सिटी, विविधता, जो हमारे देश की सियासत की खासियत है, क्या वो खत्म हो जाएगी। या फिर क्या ये इंडिया गठबंधन को बेदम करने का प्रयास है। असली मकसद तो ये है। या फिर संसद के विशेष सत्र के और क्या मकसद हो सकते हैं। क्या गणपति की पूजा के वक्त संसद के नए भवन में गृह प्रवेश होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे तथ्य मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक देश एक चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा एजेंडा बताया जा रहा है। इसे विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की कार्ड भी बता रहे हैं, क्योंकि अगर एक देश एक चुनाव का कानून बना और लागू हुआ तो क्षेत्रीय दलों का वजूद खतरे में पड़ सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से चुप्पी साध ली। हालांकि इससे पहले एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों ने अपनी राय जरूर बताई, लेकिन जब मंच पर सारे नेता एक साथ आए तो किसी ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। तो क्या एक देश एक चुनाव अचानक से देश की राजनीति का सबसे बड़ा विषय बन गया है। ऐसे में आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है एक साथ चुनाव, यानी लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव। यह है एक देश एक चुनाव का मतलब। एक साथ चुनाव, लोकसभा का, विधानसभा का, सबका चुनाव एक साथ हो, यह इसका मतलब है। लेकिन ये एक देश एक चुनाव जो है, ये लागू कैसे होगा, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये भी आपको जल्दी से समझा देते हैं। कैसे लागू किया जाएगा एक देश एक चुनाव। इसके लिए संविधान में संशोधन करना बहुत जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में आपको संशोधन करने पड़ेंगे। आपको इसके लिए जनप्रतिनिधि कानून 1951 में भी संशोधन करना होगा। इसे संसद के दोनों सदनों से पास कराना होगा। चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक होगा, ऐसे में सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी होगा। इस कानून को लागू करने के लिए आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होगी। विधानसभाओं में सामान्य बहुमत से कानून का पास होना जरूरी होगा। सवाल यही है कि यह आखिर इतना बड़ा मेहनत टास्क किसके लिए, एक देश एक चुनाव किसके लिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सरदार आरपी सिंह है बीजेपी से, अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस पार्टी से, वारिस पठान है एआईएमआईएम से, सुधींद्र भदौरिया है राजनीतिक विश्लेषक, केसी कौशिक देश के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सरदार आरपी सिंह, सबसे पहला सवाल आप ही से, एक देश एक चुनाव क्यों लाना चाहते हैं आप। इससे किसको और क्या फायदा होगा। इस देश में इकट्ठे ही चुनाव होते थे 1967 तक, जब तक कांग्रेस ने राज्यों की सरकारें तोड़ना भंग करना नहीं शुरू किया और धारा 356 का दुरुपयोग कर सरकारें तोड़ी। नहीं तो उससे पहले इकट्ठे ही एक साथ सारे चुनाव होते थे। और अगर एक साथ चुनाव होंगे तो जो तरक्की का रास्ता है, जो डेवलपमेंट का रास्ता, उस पर रुकावटें नहीं आएंगी। अगर एक साथ होंगे चुनाव तो ये नहीं होगा ना कि अब चुनाव आ गया फिर थोड़े दिन के लिए काम रोक दीजिए, क्योंकि चुनाव संहिता लागू हो जाती है, आचार संहिता लागू हो जाती है, तो इसलिए आप काम नहीं कर सकते, काम रोक दिए जाते हैं। इसी प्रकार पूरे देश में चुनाव होने के साथ खर्चा भी बचेगा। एक साथ होगा तो खर्चा भी बचेगा।
और एक देश को एक ढंग की दिशा मिल पाएगी। हाँ, कुछ लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई एक साथ होगा तो फेडरलिज्म पे क्या होगा। आज भी उड़ीसा और लोकसभा के जो चुनाव हैं, असेंबली के चुनाव इकट्ठे होते हैं। उड़ीसा में बीजेडी जीतती है पटनायक साहब की, और देश में हम लोग जीते हैं। तो इसमें कहीं कोई आपस में कोई अंतर्द्वंद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हाँ, कुछ लोगों को हल्ला करना है, और इसलिए अभी समिति बनी है। समिति के आगे राय आएगी, चर्चा होगी, ये प्रोसेस शुरू है। और हमारे तो मैनिफेस्टो में 2014 से है ये, हमने तो कह रखा है कि हम चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, इसमें क्या बुराई है। ठीक है, आप चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, इसमें क्या बुराई है। और मैं इसी को पूछने के लिए जब कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊं उससे पहले, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि खर्चा इससे बहुत बचेगा, आइए जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पर क्या गणित है, गणित क्या कहती है, जल्दी से आपको बताते हैं। भारत में सबसे महंगा चुनाव, ये देखिए आप, अगर 1998 के लोकसभा चुनाव का खर्च देखें तो 9,000 करोड़ रुपए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव का यही खर्च बढ़कर 55,000 करोड़ रुपए हो गया। 1998 से 2019 के बीच चुनावी खर्च 6 गुना बढ़ा। दुनिया में कहीं भी इतना महंगा चुनाव नहीं होता है, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की यह रिपोर्ट कहती है। तो क्या यही खर्चा बचाना चाहती है बीजेपी, और यह खर्चा बचाकर क्या फायदा होगा, ये तो मैं बात करूंगा, बीजेपी से सवाल पूछूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए अजय उपाध्याय, इतना पैसा बचेगा, इतना मैन पावर बचेगा, ये सब तो देश के हित में है। देश मतलब इंडिया, तो क्या आप लोग इंडिया के खिलाफ हैं? गौरव जी, एक देश एक चुनाव की जो प्रक्रिया है, संवैधानिक दृष्टिकोण से पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए कि संविधान क्या कहता है। क्या ये मौलिक संरचना जो संविधान का है उसके साथ कोई बात तो नहीं है। राज्यों को इसमें सहमति देनी है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं, फिर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। तीसरी बात, जो सरकार है उस सरकार क्या इस पर सहमति दे पा रही है कि नहीं। अंतिम बात जो मुख्य है इसमें, मुद्दों पर, जो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर क्या बहस एक बार में होती है। जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो राज्यों की तरह होती है, केंद्रीय स्तर पर जब चुनाव होता है तो केंद्रीय मुद्दे उसमें हावी होते हैं। जहां तक खर्चे की बात है, हमने अभी कैलकुलेट किया है और चुनाव आयोग का कैलकुलेशन है, जिस तरह से ईवीएम का मामला है प्रशासनिक दृष्टिकोण से 9,500 करोड़ रुपए का जो है ईवीएम जो है, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था करना पड़ेगा। और अभी जो ईवीएम है वही उतना सक्षम नहीं है कि राष्ट्रीय जब चुनाव होते हैं तो एक दिन में वो चुनाव नहीं हो पाते, अलग अलग फेजेज में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए मजबूरी होती है, उसकी अभी भी लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है। जहां तक बात है, यदि सरकार इस पर चाहती है तो क्या ड्राफ्ट, क्या प्रस्ताव है, जब वो प्रस्ताव लाएगी उस पर डिस्कशन और डिबेट होगा। हम सभी लोग कितना व्यवहारिक है, कितना वो वर्केबल है, इस पर चर्चा करेंगे। और यदि वो सभी लोग चाहते हैं संविधान में संशोधन करके, तो उस पर चर्चा होकर के होगा। लेकिन एक बात जरूर, 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिए, फिर आप इंटरफेयर कीजिएगा। कई चुनाव ऐसे हुए हैं लोकसभा के, ये व्यवहारिक प्रश्न है, आप भी गौरव जी जागरूक नागरिक हैं, कि लोकसभा में डिजोल्व हुआ बीच में लोकसभा, तो क्या उस स्थिति में सभी राज्यों को आप डिजोल्व कर देंगे। 5 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, 7वीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा और 6ठी लोकसभा बीच बीच में ही डिजोल्व हो गए, कारण जो भी रहे हों। उस स्थिति में क्या राज्य को भी आप डिजोल्व करा देंगे? क्या कई जगह राज्य को भी डिजोल्व करना पड़ता है 356 के तहत? तो क्या केंद्र सरकार उसमें जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर देगी? ये बहुत सारे इफ एंड बट हैं। लेकिन अजय उपाध्याय सुनिए, मुद्दों की चर्चा पहले होनी चाहिए, डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, और यदि कुछ ऐसा वर्केबल होता है तो सभी लोग तैयार होंगे। अजय उपाध्याय, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, तो ये विशेष सत्र चर्चा के लिए बुलाया गया है शायद। ऐसा तो है नहीं कि यहां आते ही बिल पास कराने लग जाएंगे, तो चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें भी आप लोगों को दिक्कत है क्या? मैं आता हूं, आप लोगों से बात करूंगा इस पर आपसे बात करके फिर इस पर आगे सवाल कि आप जो हमारे मन में पूछूंगा। लेकिन मैं जरा, जो कि अभी आपने बोला कि 67 तक का बैकग्राउंड का अभी रेफरेंस दे रहे थे आरपी सिंह साहब, आपने भी कुछ संवैधानिक दिक्कतें गिना दी हैं, तो मैं जरा एक बार यहां पर दिखाना चाहता हूं, एक देश एक चुनाव को लेकर देश में अभी तक हुआ क्या है। ये पहली बार इस पर बात नहीं हो रही। देखिए जरा इस पर जल्दी से, 1983 चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव का सुझाव दिया था। 1999 फिर विधि आयोग की रिपोर्ट में एक साथ चुनाव का सुझाव दिया गया।
2003 में अटल बिहारी वाजपेयी का सुझाव और सोनिया गांधी की इस पर सहमति थी, एक देश एक चुनाव पर। 2010 लाल कृष्ण आडवाणी की मनमोहन सिंह से मुलाकात और आडवाणी ने दावा किया कि मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी दोनों इस पर सहमत थे। इसके अलावा 2014 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के घोषणा पत्र में इसका जिक्र हुआ, एक देश एक चुनाव। सुझाव के पक्ष में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक साथ चुनाव पर जोर दिखता है, यह पहली बार नहीं है। 2017 संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान, बार बार चुनाव से विकास कार्यों पर असर पड़ता है। 2019 सुझाव के समर्थन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा भी थे। 2019 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बयान दिया, एक साथ चुनाव की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहे? मैं केसी कौशिक साहब आपसे सवाल लेना चाहता हूं, क्या संविधान की दिक्कतें हैं और क्या संविधान के मौजूदा ढांचे में इसको लेकर आगे बढ़ना क्या मुश्किल है? देखिए, मुश्किल तो इससे बहुत ज़्यादा है, कठिनाइयाँ तो बहुत आएगी। कंसेप्चुअली ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। आज की डेट में आपका जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पहले तो आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लानी पड़ेगी, उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और जैसा पहले वक्ताओं ने बताया कि आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा। उसके बाद आपको असेंबली से आपको मोर देन 50% पास कराना होगा, तब ये कानून बन पाएगा। और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक ढांचा है वो तो कहीं से चेंज नहीं हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट पे जो आपका संविधान है, बार बार ये कहा जा रहा है, मैं सुबह से सुन रहा हूँ कि साहब अमेरिका में बहुत अच्छा चल रहा है। अमेरिका के हालात डिफरेंट है, हमारे हालात डिफरेंट है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ आर्टिकल 356 है। यदि क्या नाम है किसी असेंबली में आपका नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, तो आप उसको प्रीपोन करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, या दूसरा रिमेनिंग पीरियड उसमें पर आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे। और डेमोक्रेसी में आप कब तक क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाते रहेंगे, ये आपका इशू आएगा। वही इशू अप्लाई होता है कि यदि आपकी लोकसभा भंग हो जाती है और लोकसभा का टर्म मान लीजिए 3 साल रहता है या 2 साल बचता है या 4 साल बचता है, तो उस केस में क्या आप असेंबली के इलेक्शन भी उसके साथ कराएंगे, उनको भी भंग कर देंगे। ये अपने में महत्वपूर्ण विषय है। और इसको जब तक हम इन मुद्दों पे एक डिबेट नहीं करेंगे और इसको प्रॉपर आपका कानून नहीं बनेगा, तब तक ये कहना मुश्किल है कि आखिर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पाएंगे। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप इलेक्शन कराते हैं, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जब इलेक्शन कराते हैं तो आपके इलेक्शन 7 फेज, 8 फेज, 9 फेज में चलते हैं। जब भारत उसकी प्ली ये ली जाती है कि साहब जो सेंट्रल फोर्सेस चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रही हैं। यदि आपको स्टेट के असेंबली के एक दिन में आप नहीं कराने की स्थिति में हैं, तो आप पूरे भारतवर्ष में एक देश और एक इलेक्शन आप कैसे करा पाएंगे अपने में। ठीक है, तो ये एक सवाल है कि आप एक स्टेट में एक बार में इलेक्शन नहीं करा पाते तो पूरे भारतवर्ष में एक साथ इलेक्शन कैसे कराएंगे। ठीक है सर, मैं भी आपसे और कुछ बड़े और तकनीकी सवालों पर आपका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन मैं अब वारिस पठान के पास जाऊंगा। वारिस पठान, क्षेत्रीय दल यानी आप AIMIM इस एक देश एक चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या आप लोगों के अस्तित्व पर खतरा है इससे? देखिए गौरव साहब, सबसे पहले तो ये 1 नेशन 1 पोल का जो कंसेप्ट है ये असंवैधानिक है। हमारे संविधान का बेसिक हिस्सा है फेडरलिज्म, ये उसके अगेंस्ट में जाता है। और हम पहले बोल रहे थे कि आपको पार्लियामेंट का सदन बुलाना चाहिए, स्पेशल सदन, वो इसलिए ताकि चीन के मसले के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो सके, क्योंकि चीन हमारी सरहदों के अंदर घुसता आ रहा है। अब तो सैटेलाइट के न्यू इमेजेस भी आए, तो हम ये चाह रहे थे कि सदन में आप आए, स्पेशल सदन आप बुलाइए, मोदी जी आप आइए, मगर वहां पर चीन का डिस्कस करिए। हमारी दूसरी डिमांड हमने ये रखी है कि नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो के अंदर इतना अच्छा उसने प्रदर्शन किया, गोल्ड मेडल लेके आया, उसको बुलाया जाए। इसरो के तमाम साइंटिस्ट को बुलाया जाए जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, चंद्रयान को चांद पे पहुंचा दिया, साउथ पोल पे पहला रहा भारत देश जो वहां पहुंचा, उनको सम्मानित किया जाए। हमारी दूसरी बात ये थी। हमारी तीसरा सवाल ये है मोदी जी से कि आप जब सदन का ये 5 दिन का बुला रहे तो उसमें आप डिसाइड करें, डिक्लेयर करें विंटर सेशन लोकसभा का राज्यसभा का कब से शुरू होने वाला है। ये हमारी बातें हैं, मगर आप मोदी जी अचानक से आ जाते हैं और 5 दिन का रखा, और आपको भी सोर्सेज से पता चल रहा है, आप उस बिल में
में क्या है ना आपको पता है ना मुझे पता है। अब गोविंद जी के साथ में उन्होंने एक कमेटी का कोई गठन किया, कमेटी का नाम क्या है ना आपको पता है ना हमको पता है। कमेटी में कौन कौन है किसी को नहीं पता। क्या पुराने इलेक्शन कमिश्नर किसी को लिया गया है इस कमेटी के अंदर, जो एक्सपर्ट्स है इस वन नेशन वन पोल थियरी के अंदर, उनको नहीं पता। अब ऐसा आपने बताया कि पहले भी इस तरह की बातें हो चुकी थी, पहले भी आपने सालों का वर्णन किया कि इस साल में बात हुई थी, इस साल में बात हुई थी, तो क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर सके? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था, उस वक्त भी पॉसिबल नहीं था, इस वक्त भी पॉसिबल नहीं है। उनके लिए पॉसिबल नहीं था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि संविधान में बहुत सारी पठान करने पड़ेंगे। वारिस पठान, उनके लिए पॉसिबल नहीं था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। 370 वो सारे आर्टिकल के अंदर वो है मेरे पास, वो भी मैं सब दिखाऊंगा, किस किस आर्टिकल में कितना चेंज करना है सबको दिखाऊंगा। आपने कमेटी का भी यहां पर जिक्र किया, मैं वो कमेटी दिखा देता हूं, वो कमेटी दिखा देता हूं, क्योंकि आपने कहा कि यहां पर रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। दिखाइए पीछे, देखिए, एक देश एक चुनाव पर समिति बनी है, उसके अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मकसद है कानून का मसौदा और राजनीतिक दलों में आम राय बनाना और लोगों से राय लेना। लेकिन सुधींद्र भदौरिया, इसी सवाल को लेकर मैं आपके पास आऊंगा। सुधींद्र भदौरिया, यह भी एक विवादों का विषय बनता जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति को किसी कमेटी का मेंबर बना दिया गया। बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपकी इस पर क्या राय? देखिए, जहाँ तक इस देश में एक चुनाव व्यवस्था हो और दूसरा इसके पक्ष में इसके विपक्ष में तमाम लोगों की राय आ चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत में पहले सन 52 का चुनाव, सन 57 का चुनाव, सन 62 का चुनाव, सन 67 का चुनाव, ये साथ ही चले हैं लोकसभा और विधानसभाओं के। पर सन 71 में जब सुश्री इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं तो उन्होंने उस समय लोकसभा के चुनाव को पहले करा लिया, तो उसके बाद से एक लगातार ऐसे ऐसे दौर आए। फिर उसके बाद सन 77 में भी ऐसे हुआ, एक साल बढ़ गया। तो असेंबलीज के चुनाव और लोकसभा के चुनाव धीरे धीरे ये होते गए, कभी लोकसभा कभी विधानसभा, और कई बार सभी सरकारों ने विधानसभाओं को भी भंग किया है, चुनी हुई सरकारों को भी भंग किया है। ऐसी हमारी पुरानी भारत के चुनाव का जो अनुभव है वो हमें बताता है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ये जो निर्णय हो, ये मैं समझता हूं कि एक तो आम सहमति से होना चाहिए, दूसरा इसमें हम अपना जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा का हमको सम्मान और आदर करते हुए इसमें कदम उठाने चाहिए। यानी बार बार अगर फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र आ रहा है ना, इस पर सहमत हो। ठीक है सुधींद्र जी, बार बार उसी फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र आ रहा है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, जिसका जिक्र वारिस पठान भी कर रहे हैं। मैं आऊंगा उस पर। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बहुत अहम खबर है इसी विशेष सत्र से जुड़ी हुई। एक ब्रेकिंग न्यूज, विशेष सत्र के आखिरी दिन एक फोटो सेशन होगा, ये सूत्र बता रहे हैं। सांसदों के साथ पीएम मोदी का फोटो सेशन होगा, पीएम मोदी और स्पीकर के साथ फोटो सेशन किया जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर आखिरी सत्र के अंतिम दिन ये फोटो सेशन होता है वहां पर वो जो संसद का जो आखिरी सत्र होता है। अब ये विशेष सत्र के दिन, अंतिम दिन ये जो फोटो सेशन हो रहा है, क्या इसमें भी कोई यहां संकेत छिपा हुआ है? सरदार आरपी सिंह साहब, देखिए, अमृतकाल है और जो मेरी जानकारी है, नए सदन में जो नया पार्लियामेंट हाउस है उसमें इसमें ये सत्र होने जा रहा है। तो वो मेमोरी रहे लोगों के पास कि उस नए सत्र के पहले कार्यक्रम में हम लोग रहे, वहाँ पर हम इकट्ठे रहे, इसलिए मुझे लगता होगा। इसको आप अन्यथा मत लीजिए। अच्छा, इसको उस परंपरा से ना जोड़ें जो आखिरी सत्र के आखिरी दिन होता है, उससे ना जोड़ें। मुझे लगता है ये क्योंकि अपने आप में नया सदन है, नया पार्लियामेंट हाउस है, उसमें ये जॉइंट सेशन हो रहा है और लोगों की मेमोरी में रहे कि हमने पहला सेशन अटेंड किया। ये एक मेमोरी रखते हैं हर सत्र में, हर पार्लियामेंट से, कि जब 5 साल होते हैं तब फोटोग्राफ खींचती हैं। ये क्योंकि अपने आप में नया है इसलिए लोगों की यादगार में रहे। नहीं, लेकिन अभी तक सरकार ने, आरपी सिंह साहब, ये नहीं बताया कि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया ये नई संसद में होगा या पुरानी में होगा। तो आपके हवाले से क्या हम ये ब्रेकिंग न्यूज चला दें कि ये नया सत्र, ये जो सत्र है विशेष सत्र, ये नई संसद में होगा? मुझे भी आप जैसे ही किसी पत्रकार के माध्यम से जानकारी मिली कि ये नए पार्लियामेंट हाउस में होगा, परंतु जो बात, मुझे तो लगा आपने ऑथेंटिक खबर दी इसलिए चला दूं ब्रेकिंग न्यूज। जो आपने बीच में बात आई फेडरलिज्म की, मुझे नहीं समझ लगता इससे फेडरल स्ट्रक्चर का कहाँ दिक्कत आ रही है।
मतलब फेडरल स्ट्रक्चर अपनी जगह कायम है, सब जगह वो ही तो चुनाव कह होते रहे हैं हैं। असंवैधानिक है, फेडरल मैं आ स्ट्रक्चर रहा को हूं, ठेस एक पहुंचाने वाला है। मैं आ रहा हूं। अगर असंवैधानिक होता तो 67 तक चुनाव कैसे होते रहे? अगर नहीं, ऐसा था 67 तक चुनाव होने का एक उसका आप 67 को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? 67 तक कोई कानून थोड़ी ना था देश में, एक देश एक चुनाव का। नहीं, वो तो नहीं। चले आ रहे थे, उसके बाद वहां पर जरूरतों के हिसाब से चुनाव अलग अलग राज्य पे होने लग गए। अब तो आप एक कानून बना देंगे, संवैधानिक था ना, अब तो आप एक कानून बना देंगे, फिर तो 5 साल कुछ होगा ही नहीं। परंतु संवैधानिक था ना वो। और कांग्रेस को क्रेडिट दिया जाता है इसके लिए कि वो 67 तक एक देश एक चुनाव हुए। जी जी, बहुत अच्छी बात है, उसी क्रेडिट को आगे बढ़ा देंगे। परंतु संवैधानिक था ना चुनाव, वो जो चुनाव हुए थे वो फेडरल स्ट्रक्चर को खराब तो नहीं कर रहे थे? जो 4 चुनाव हुए उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को खराब किया क्या? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। और अभी तो समिति बनी है। नहीं, और तो सबसे- वहां मैं फिर वही आपसे पूछ रहा हूं आरपी सिंह साहब, उसमें कानून नहीं था, वहां पर कोई कानून नहीं था कि एक देश एक चुनाव होगा, 5 साल में फिर कोई चुनाव नहीं होगा। जब 67 के बाद जरूरत महसूस हुई तो फिर अलग अलग 5 साल से पहले भी चुनाव हुए। अब तो आप एक कानून बना देंगे, फिर कहां इस देश में एक चुनाव हो पाएगा 5 साल से पहले? जी। वही वो सवाल है, उसी फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था पर सवाल पूछा जा रहा है आपसे। जी जी, तो उसी के लिए एक समिति बनाई गई जिसके सामने सब अपनी राय रखेंगे, जिसके समक्ष सब अपनी राय रखेंगे। और वो राज्य सरकारें भी होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी, कोई विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, सब अपनी राय रखेंगे। उस राय के बाद जो एकमत बात बनेगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब अगर इसमें भी दिक्कत है कि एक कोई ऐसा इशू जिससे डेमोक्रेसी आगे अच्छी हो सकती है, जो डेमोक्रेटिक हमारा प्रोसेस है और अच्छा हो सकता है, सबल हो सकता है। मतलब तो एक इसका यही है अजय उपाध्याय, फिर तो इसका मतलब एक ही है कि सब कुछ सही चला आ रहा था 67 तक, और आप लोग यानी कांग्रेस अगर राष्ट्रपति शासन लगाना ना शुरू करती, राज्यों की विधानसभाओं को भंग नहीं करना शुरू कर दी, तो अभी तक वही हो रहा होता एक देश एक चुनाव। आप दोषी हैं जो एक देश एक चुनाव नहीं हो रहा देश में। गौरव जी, दोषी तो कौन है, पूरा देश देख रहा है। सच्चाई तो सबको पता है कि यह शगुफा छोड़ा गया है अडानी के मुद्दों से भटकाने के लिए, चीनी घुसपैठ जो हो रहा है उस पर कोई चर्चा ना हो इसके लिए, और मणिपुर में आज भी कई लोग मारे गए, कल भी मारे गए, उस पर कोई देश का उधर ध्यान न जाए इसके लिए। लेकिन यह सच है कि जब सिंह साहब यहाँ भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता को यह पता नहीं कि यह सेशन क्यों शुरू होने वाला है, यह सरकार सीक्रेट सर्विस एजेंट बन गई है क्या? ये सरकार का काम है लोगों को जानकारी देना। पार्लियामेंट्री प्रोसेस पता है क्या? होगा, अरे आपको पार्लियामेंट्री प्रोसेस पता है क्या? क्या होगा, हर नहीं सेशन होगा? से पहले सबके साथ चर्चा होती है, एजेंडा डिस्कस होगा। शगुफा क्यों आप छुड़वाते लोग हो? रहे हैं, सब जितने दल हैं सबके सामने एजेंडा जाएगा, सबसे एजेंडा डिस्कस होकर फिर ही आएगा। आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? क्या कभी ऐसा आप घबरा क्यों रहे इतना? और एक बात और आज बड़ा स्पष्ट कह दूं, ये जो आप बार बार चीन का ढोल पीटते हैं, कृपा करके छोड़ दीजिए। मैं नरवाने साहब का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। नरवाने साहब पूर्व आर्मी के चीफ थे, अभी हाल तक उन्होंने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी चाइना के पास नहीं है। आप ये जो चाइना का एजेंडा यहाँ चलाते हैं ना, और चाइना के बिहाफ पे आकर यहाँ पर उनकी प्रेस रिलीज यहाँ आकर पढ़ते हैं। वैसे मुझे लगता है आप दोनों को बताया गया है, मुझे लगता है आप दोनों को ही बताया गया कि आज मुद्दा चीन नहीं है, एक देश और एक चुनाव है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अजय उपाध्याय, मुझे लगता है आपको भी बताया गया कि मुद्दा चीन नहीं है, एक देश एक चुनाव है। नहीं है, देश का सवाल है, देश का सवाल है। चीन, आप जिस फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उसका सवाल है, आप चीन पे कहां चले गए? मुद्दे को भटकाने के लिए, ये मुद्दों को भटकाने के लिए एक शगुफा आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा नहीं है देश के आगे? देश के आगे मुद्दा नहीं है। कौन भटका रहा है कौन नहीं भटका रहा है ये हम बताते हैं, ये जनता तय करेगी, लेकिन हमारे पास कुछ आंकड़े। अजय उपाध्याय रुकिए। अच्छा, इनको जो इनके नेताओं के बयान है एक देश एक चुनाव को लेकर, सरकार ने आपको क्या सुझाव दिया है? अच्छा, जरा चला दीजिए, नेताओं के बयान चला दीजिए जरा, हम अपने दर्शकों को नीचे यहाँ लोअर बैंड में दिखाते हैं कि कौन से नेता का क्या बयान है, ये भी चला देते हैं। सब चला रहे हैं, अजय उपाध्याय जी, आरपी सिंह साहब सब चला रहे हैं। एक मिनट रुकिए, जरा आइए पीसीआर, अजय जी रुकिए, पीसीआर आइए, दिखाइए जरा देश को क्या फायदा होगा या क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा। आइए जरा आपको यह भी बता देते हैं, इसके पक्ष में जो दलीलें दी जा रही हैं और इसके विपक्ष में जो दलीलें दी जा रही हैं। देखिए, जनता के पैसों की बचत होगी, यह दलील दी जा रही है। विपक्ष में कहा जा रहा है देश के संघीय ढांचे को इससे नुकसान होगा, यह इस डिबेट में भी आया। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या कहा जा रहा है? बार बार आचार संहिता की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बार बार चुनाव होते हैं और विकास के काम रुक जाते हैं। विपक्ष कह रहा है कि इससे जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां हावी हो जाएंगी। पक्ष क्या कह रहा है? आचार संहिता से विकास कार्य धीमे हो जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं। और यह कह रहा है विपक्ष की राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, जो लोकल मुद्दे हैं, राज्यों के मुद्दे हैं, वो पीछे छूट जाएंगे। पक्ष प्रशासन सुरक्षा बलों का वक्त बचेगा, यह कह रहा है। विपक्ष कह रहा है
राजनीतिक विविधता, देश की जो डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो उसको इससे खतरा है। पक्ष काले धन भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च हो पाएगा। विपक्ष कह रहा है क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा इससे कम होगा, रीजनल पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा है। यह पक्ष और विपक्ष में दलीलें दी जा रही हैं एक देश एक चुनाव को लेकर। अब आपको बताते हैं, हमने इसको लेकर यहां पर कोशिश की है यह जानने की, क्योंकि यह राज्यों की विधानसभाओं में भी जाएगा। अगर एक देश एक कानून यहां पर आता है विशेष सत्र में, तो राज्यों का सर्वे क्या कहता है, मुख्यमंत्रियों का सर्वे क्या कहता है, आइए जरा आपको यह दिखाते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे। देखिए, अगर हम पार्टीवार बात करें तो यहां 11 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इसके समर्थन में दिखते हैं, 11 हैं जो इसके विपक्ष में दिखते हैं, जो क्लियर है, लेकिन 9 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अभी पता नहीं है। और इसमें कुछ वैसे भी हैं जो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने अभी क्लैरिटी नहीं दी है कि वो एक देश एक कानून में उनके साथ हैं या नहीं। अब वारिस पठान, सवाल यहां पर यही है कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल है उसका जवाब तो बीजेपी दे रही है कि 67 तक भी चुनाव होते थे। यहां पर क्या लगता है आपको, ये 2024 का चुनाव और उसकी जीत का मंत्र भी इसमें छिपा है क्या? 2019 का चुनाव बताया ना, अभी उड़ीसा में इकट्ठा हुआ। बीजेपी बता रही है या बोल रही है या वो जो दिखा रही है, ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन चल रहा है गौरव भाई, किसी को पता नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं एक चैनल के ऊपर देख रहा था, वहां पे ये दिखा रहा था कि शायद मोदी जी आके लोकसभा को भंग कर देंगे इस टाइम में, सारी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा ये इस टाइम में। तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। आपने कमेटी तो बना दी एक्स प्रेसिडेंट को, उसका आपने सदर चुन लिया, प्रेसिडेंट में कौन में वो कमेटी में कौन मेंबर है नहीं पता है, कमेटी का नाम क्या है पता नहीं है। अभी आपने ऐसा बताया कि एक फोटो निकलने वाला है लास्ट दिन में, मेमोरी फोटो क्यों निकालता है? मेमोरी के लिए। तो हो सकता है शायद लास्ट इलेक्शन हो इन लोगों का, अब सब हार के अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद सिर्फ मेमोरी को देखना है, तो ये भी एक बात हो सकती है। अरे जो पॉसिबल नहीं, लेकिन अभी तो चर्चा शुरू हुई है। वारिस पठान, 5 दिन का सदन बुलाइए, लेकिन उसमें सबसे पहले बहस चाइना के ऊपर करिए ना। अरे चाइना पे आप स्वतंत्र मुद्दा उठाने के लिए विशेष सत्र में उठाइएगा, लेकिन अभी बहस एक देश एक चुनाव पर वारिस पठान हो रही है। अभी सिंह साहब ने क्या, सुनिए, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, यही तो सरकार का कहना है कि क्लैरिटी एक देश एक चुनाव की बात कर रहा हूं। संविधान विशेषज्ञ जो हमारे कौशिक साहब उनके पास जाऊंगा। वारिस पठान, गौरव साहब, एक देश एक चुनाव की बात कर रहा हूं। रुकिए, अभी सिंह साहब ने ये बताया कि शायद नए सदन के अंदर होने वाला है, ये तो मेरे को भी नहीं मालूम था, आपको भी नहीं मालूम था, किसी को नहीं पता है। वो भी तो कह रहे हैं कि क्लियर नहीं है अभी। डायरेक्ट मोदी जी से बात किया है तो भी नहीं पता है हमको, तो ये कुछ पता नहीं है। एक स्पेक्यूलेशन चल रहा है बस इतने दिन से कि 5 दिन का सदन आने वाला है, सारी लोकसभा भंग हो जाएगी, सारी असेंबली भंग हो जाने वाली है, वन नेशन बना जाएगा, फिर बोलते यूसीसी के ऊपर एक बिल आने वाला है, उसके बाद बोलते ह्यूमन रिजर्वेशन के ऊपर एक बिल आने वाला है। अरे क्या आने वाला है? 50% चाहिए मेजोरिटी राज्यसभा में, तो आपके पास मेजोरिटी नहीं है, क्या करेंगे उसका? राज्यसभा अभी 4 राज्य में चुनाव होने हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब उसका आप क्या करेंगे? वो सबको आप धकेल देंगे आगे, वहां पे क्या होगा? अभी इन चुनावों पर भी आता हूं। देखिए, सुरेंद्र भदौरिया जी भी है, वो भी इसमें बोलना चाहते हैं। गुजरात में अभी खत्म हुआ है, कर्नाटक में अभी चुनाव खत्म हुआ है। रुकिए, वारिस पठान रुकिए, मैं अब केसी कौशिक साहब के पास जाऊंगा। कौशिक साहब, 2 सवाल हैं यहाँ पर। एक तो कन्फेडरेशन को इससे कैसे नुकसान होगा ये, और दूसरा राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह की किसी कमेटी का अध्यक्ष बनाना कितना जायज है? देखिए, मैं पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देना चाहूँगा। भारत सरकार में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर दोनों यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के रहे भी हैं तो ये माना जाता है कि जब वो अपनी पद की शपथ ले लेते हैं तो वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं। और मेरे हिसाब से अच्छा होता कि आप एक्सपर्ट को बुलाते, आप किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को रखते, किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखते, उनकी हेडिंग होती, कमेटी बनाते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। एक पूर्व राष्ट्रपति जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक नहीं है। वो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसमें पॉलिटिकल रीजन से, और अदरवाइज उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति साहब जो क्या नाम है 5 साल उन्होंने वो भारत के राष्ट्रपति रहे, उनको किसी ऐसी कमेटी का चेयरमैन बनाना मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी और पब्लिक डोमेन के हिसाब, पब्लिक की ओपिनियन के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अभी एक सवाल रह गया, लेकिन मैं आऊंगा उस सवाल को भी लूंगा, लेकिन सुरेंद्र मैं सवाल, अच्छा पूछिए, आप सवाल पूछ लीजिए। संवैधानिक तौर पे कहाँ लिखा है कि पूर्व राष्ट्रपति किसी एक ऐसे
इशू पे कोई कमेटी हेड नहीं कर सकते जो पूरे देश के हित में हो, कहीं संवैधानिक रूप में कहीं लिखा हो बता दीजिए। और पब्लिक ओपिनियन का आपसे कोई वास्ता नहीं, आप मतलब आप दोनों में आप गलत हैं। माफी चाहता हूँ कौशिक साहब, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहीं कानूनी तौर पर कहीं मना नहीं है, कहीं कानूनी तौर पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि देश के पूर्व राष्ट्रपति किसी एक समिति को हेड नहीं कर सकते। और वो भी वो काम जो देश हित में है उसके लिए भी वो, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल है, पार्टीजन नहीं है, वो बाकी सब दलगत राजनीति से ऊपर है, इसलिए उनको बनाया गया कि सब लोग जाकर अपनी राय दे सकते हैं उनको। कौशिक आप जवाब दीजिए जल्दी से। आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी, आपने उसको तोड़ मड़ोड़ के आप बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये देश के हित में होगा, यदि पूर्व राष्ट्रपति की जगह हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को हम उसका चेयरमैन बनाते। मैंने सिर्फ ये कहा है। ठीक है, मैं सुधींद्र मैंने ये नहीं कहा है कि उनको नहीं बना सकते। कौशिक साहब एक मिनट, सुधींद्र भदौरिया, आप तो इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपको याद आता है कभी किसी राष्ट्रपति को या किसी पूर्व राष्ट्रपति को या किसी पूर्व गवर्नर को इस तरह की किसी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया हो? देखिए, पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व गवर्नर कमेटियों के अध्यक्ष बने या न बने, ये तो संवैधानिक पोजीशन जो भी होगी, जो भी कानून कहता होगा, और जो कानूनी तौर से अगर ये उचित है तो उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पर मैं दूसरा प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमने एक देश एक चुनाव कराया और उसके बाद विधानसभाओं के भी चुनाव होंगे, तो विधानसभाओं के चुनाव में अगर कोई विधानसभा की सरकार गिरती है अल्पमत में आके या किसी अन्य कारणों के आगे, तो क्या उसके लिए फिर लोकसभा भी भंग की जाएगी? अगर मान लीजिए ऐसे 5-6 राज्यों के चुनाव हो गए, या फिर मान लीजिए हम लोकसभा का किसी कारण से अगर सरकार गिर गई बीच में, तो क्या फिर वो विधानसभाएं भी भंग होंगी कि फिर से वो चुनाव हो? तो ये सारे प्रश्न बहुत बड़े गंभीर प्रश्न हैं और इनकी पेचीदगियों को बिना समझे कोई निर्णय लेना, मैं समझता हूं जल्दबाजी होगी। सरकार को भी, राजनीतिक दलों को भी और संवैधानिक एक्सपर्ट्स को भी इस बात को बहुत महत्व देना चाहिए कि इससे क्या। बिल्कुल सुधींद्र जी, आपने संवैधानिक विशेषज्ञों का जिक्र किया और हमने भी यही कोशिश की है कि हम विशेषज्ञों की राय लाएं। इसीलिए हमने 4 बड़े संवैधानिक विशेषज्ञों और जो चुनाव के जानकार हैं, चुनाव के विश्लेषक हैं, उनकी राय ली है। एक बार दर्शकों को सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। वैसे सुधींद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिखाइए पीसीआर। लगातार इलेक्शन चलते रहने से नेता भी इलेक्शन में भिड़ जाते हैं, जनता के मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाता है, प्रशासन भी 4-5 महीने के लिए ढीला पड़ जाता है। तो हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से पूरे 5 साल राजनेता और प्रशासन दोनों फोकस तरीके से जनता के मुद्दों पर काम करें और जनता का ज्यादा से ज्यादा भला कर पाएं। एक चुनाव एक नेशन में ये फायदा होगा कि एक तो हमारे जो चुनाव पे खर्चे होते हैं वो कम हो जाएंगे, वोटर्स को बार बार जाना नहीं पड़ेगा, हमारे जो सीनियर लीडर हैं जो चुनाव के लिए समय समय के लिए प्रचार करने जाते हैं वो नहीं करना पड़ेगा उनको, एक ही बार में प्रचार हो जाएगा, तो वो अपना ज़्यादा समय जो है गवर्नेंस इशू पे लगा पाएंगे। एक चुनाव कराने से काफ़ी बचत होगी और जो इलेक्शन मशीनरी जो है तो कम इस्तेमाल होगा और इस तरह से फ़ायदा है। संविधान है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा और कुछ अमेंडमेंट ऐसे भी होंगे जो कि जिसपे हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर की सहमति लेनी पड़ेगी, जैसे कि आर्टिकल 356 उस पे जो भी अमेंडमेंट होगा उस पे स्टेट लेजिस्लेचर की सहमति लेनी पड़ेगी, हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर की। तो अजय उपाध्याय, यहाँ तो संवैधानिक विशेषज्ञ कह रहे हैं फायदा होगा, देश को इससे फायदा होगा, आप क्यों इसके खिलाफ हैं? देखिए गौरव जी हम खिलाफ नहीं हैं। पहली बात है कि जब इतना विशेषज्ञों को आपने राय ली है, जरा पूछिएगा भाजपा के साथी से, इन्हीं में से किसी को उसका पहले चेयरमैन बना देते, बाकी कमेटी बना देते इन 4 लोगों का, 5 लोगों का, और भी लोग नहीं, वो उनका तय करने का अधिकार है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप खिलाफ नहीं है तो आप क्या साथ हैं? नहीं, ठीक है गौरव जी, हम लोग चाहते हैं कि इस पे डिस्कशन, डिबेट हो, संविधान की मूल भावना पर कोई प्रश्न न हो, क्षेत्रीय दलों की जो सोच है, जो उनकी जो विचार है, उनको भी इनकारपोरेट किया जाए
और चुनाव की डिस्कशन जो डिबेट हो, प्रक्रिया लेकिन है, आप अपने उस मन से चुनाव तो की उसका जिक्र भी प्रक्रिया नहीं में करते। आज भी आप एक दिन चुनाव डिस्कशन नहीं करा डिबेट आप पाते। करते हैं तो उसमें आज आपने भी बड़ी आप एक डिबेट दिन की, चुनाव लेकिन नहीं। आपने अपने मन नहीं, से नहीं, चुप्पी साध ली। पहले अजय भी- उपाध्याय, इंडिया के मंच से इस पर एक शब्द नहीं बोला आप लोगों ने। आप कह रहे हैं डिबेट कभी नहीं, कभी नहीं। सुन लीजिए इंडिया के मंच से जो हमने बोला है वही आपके मंच पर बोल रहे हैं। मोदी जी का एक शगुफा है। यदि इस पे चर्चा करनी थी तो पहले सभी दलों को बैठक बुलानी थी, इस पर बहस होनी चाहिए थी, फिर कमेटी बनती ठीक और है, कमेटी के शिगुफा है। साथ जवाब आरपी सिंह साहब से लेते हैं। ओके, ये शगुफा है आरपी सिंह साहब अपने मित्र और आप लोग अडानी को बचाने के लिए। उपाध्याय जी रुकिए, अडानी को बचाने के लिए, अडानी सवाल का जवाब पूछ रहा हूं, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। शिगुफा है, सबको अडानी के साथ लेकर भ्रष्टाचार को बैठना चाहिए बचाने था के आरपी सिंह साहब। और भदौरिया साहब जो कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये कंफ्यूज हैं। एक तरफ से करें हम सपोर्ट करते हैं, हम तो चाहते हैं हो, और एक तरफ से करें शुक्र है। अरे तय कर लो भाई क्या है। असल में ये चाहते नहीं कि देश एक दिशा में चले, एक डेवलपमेंट के रास्ते पे चले। अडानी अरे जी सर, एक समय खत्म हो चुका है, लेकिन अभी आप लोगों के पास समय है। अच्छी बात अभी है ना। आप लोगों के पास समय है, तय कर लीजिए और बताइए देश की जनता को कि एक देश एक कानून पर आप लोग कैसे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।